बच्चा समझता नहीं है, बोलता नहीं है। इस केस में समझदारी की प्रॉब्लम है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो सकता है, क्योंकि वो बातों को प्रोसेस नहीं कर पा रहा, उसमें रिसेप्टिव लैंग्वेज नहीं डेवलप हुआ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई, कमांड फॉलोइंग डेवलप नहीं हुई, जॉइंट अटेंशन डेवलप नहीं हुआ, आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा, बॉडी अवेयरनेस डेवलप नहीं हुआ। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है कि समझता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है। दूसरी बात कि बच्चा समझता है, बोलता नहीं है, मतलब कि आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, जॉइंट अटेंशन डेवलप हो गया, रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलप हो गया, लेकिन बोल नहीं रहा। ये इस केस में एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिले है, जिसको स्पीच डिले आप कह सकते हैं है। तीसरा केस है कि बच्चा समझता नहीं है, लेकिन दिन भर कुछ ना कुछ बोलता है, जो बातें बोलते हैं उसको रिपीट कर देता है, यूजलेस बातें बोलते रहता है। ये एक्सट्रीम लेवल पे प्रॉब्लम है। पहले केस में क्या था कि समझता नहीं है, बोलता नहीं है, चलो ठीक है। दूसरे केस में था कि समझता है, बोलता नहीं है, चलो ठीक है। लेकिन समझता नहीं है और बोलता भी है तो यूजलेस बातें ही बोलेगा। और ये कैसे डेवलप हुआ? जब उसको स्पीच की नीड नहीं थी, तब फोर्सफुली स्पीच कराने की वजह से एक टर्म यूज करते हैं, क्लिनिकल टर्म है, इकोलैलिया बोलते हैं। इको प्लस लैलिया। इको मतलब कि प्रतिध्वनि होता है, जैसे हम लोग बोले उधर से आवाज़ रिवर्स आ गई, प्रतिध्वनि होती है। और लैलिया एक फ्रेंच टर्म है या लैटिन टर्म है, उसका मतलब होता है लैंग्वेज। तो जो बात आप उससे पूछेंगे वही बात बच्चा उधर से दोहरा देगा। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम दोहरा दिया, और फिर बाद में अपना नाम भी बताए, क्योंकि आपने 100 बार 1000 बार उसको रटाया है। तो इस टर्म को बोलते हैं इकोलैलिया। और ये भी एक तरह का स्पीच एंड लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, उसमें डिले है, उसका डिसऑर्डर है। और ये एक्वायर्ड होता है मैक्सिमम केसेस में। ये अपने से नहीं होता है, फोर्सफुली किया गया, उसको जब बुलवाने की कोशिश करी गई, इसकी वजह से होता है। तो इन बातों पे डिटेल में चर्चा करते हैं, और कैसे बच्चे में स्पीच डेवलप करना चाहिए, क्या उसका आइडियल टाइम होता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाहिए, इस पर डिटेल में चर्चा करें। पहले केस में क्या था कि बच्चा समझता नहीं है, इसलिए बोलता नहीं है। तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में क्या होता है ना, कि जैसे कि बच्चे का नाम बुलाएंगे, प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करेगा, कोई चीज़ दिखाएंगे, उसको प्रॉपर वो विजुअल ये नहीं होगा, विजुअल परसेप्शन डेवलप नहीं हुआ, विजुअल स्किल्स उसके डेवलप नहीं हुए, तो क्या है कि तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। जैसे कि टेबल पे 50 चीज़ें हैं, उसमें से कहेंगे कि जाकर पेन उठा के ले आओ या ग्लास उठा के ले आओ, वो फ़ोन को जानता है तो फ़ोन उठा के लेके चला आएगा। तो मतलब ये है कि बच्चा वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। उसके बाद से टैक्टाइल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है, ऑल्फैक्टरी इश्यूज होते हैं। ये ओवरऑल जितने भी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में आते हैं, ये सारी प्रॉब्लम जब रहेगी, और सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर रहेगा, तो बच्चा बच्चों के बीच में जाएगा, बच्चे उसको बुलाएंगे, आओ हमारे साथ खेलो, नाम लेके बुला रहे हैं, उस पर उसको रिस्पॉन्स करने आता ही नहीं है। और उसके बाद से उसको अब कैसे जॉइंट एक अटेंशन की बात करते हैं, जॉइंट अटेंशन की बात करते हैं, बॉडी अवेयरनेस की बात करते हैं, सोशल अवेयरनेस की बात करते हैं, इन सारी चीज़ों का अवेयरनेस नहीं है, तो वो उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होगा। इन्वॉल्व नहीं होगा तो नई चीज़ें नहीं सीखेगा, नई चीज़ें नहीं सीखेगा तो कहाँ से लाएगा वर्ड्स? वो उसके दिमाग में आएंगी तभी तो उनको एक इंसिडेंट के साथ दूसरा जोड़ा जाता है, जोड़ के ऐसे तब डेवलप किया जाता है स्पीच या बोलने का पैटर्न। तो वो उसमें नहीं है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम है। अब जब प्रॉब्लम ये है तो इस केस में सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी होती है, और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि बच्चे में सिटिंग डेवलप हुई, आई कांटेक्ट डेवलप हुआ, अटेंशन फोकस डेवलप हुआ, कंसंट्रेट करने लग गया, कमांड फॉलोइंग करने लग गया। इसी सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी में जॉइंट कंप्रेशन वगैरह, न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी का ये यूज किया जाता है। तो उससे बॉडी अवेयरनेस डेवलप होती है, धीरे धीरे बच्चा आसपास की चीज़ों को समझने लगता है, समझदारी वहाँ से डेवलप होनी शुरू होती है, और तब एक इंसिडेंट से दूसरे इंसिडेंट को वो जोड़ते जाएगा, और तब देखेंगे कि स्पीच नॉर्मली डेवलप कर रहा है उसमें, भले 1-2 वर्ड्स पे ही आएगा, लेकिन वो स्पीच डेवलप होना शुरू होगा। इस बात को उदाहरण से समझते हैं कि एक बच्चे को हम देख रहे हैं, एक बच्ची है, उसको देख रहे हैं कि पहले दिन से, जब से उसने जन्म लिया है तब से लेकर अभी 13-14 महीने की बच्ची हुई, और हम तब से उस बच्चे को देख रहे हैं
उसकी सारी एक्टिविटी को नोट कर रहे हैं। और हमने देखा कि आज से 2-3 महीने पहले वो कैट बोलना शुरू की। 10 महीने की बच्ची कैट कैट, उसके घर में बिल्ली आ रही थी, कैट बोलना शुरू की। उसके बाद कैट कैट करती थी, कैट देख के खुश होती थी। नहीं कैट आई तो फ़ोन में कैट देखना है, वो देखी, खुश हो गई, कैट बोलनी शुरू करी। फिर क्या हुआ कि एक दिन वो आई बिल्ली घर में, उसकी मदर ने, बच्चे की मदर ने वो बॉटल उठाया दूध का और एक कटोरी में दूध डाल के बिल्ली को दे दिया, बिल्ली पीने लगी। अब ये सारी घटनाक्रम जो हो रही है, ये सारी चीज़ें जो हो रही है, ये बच्ची नोटिस कर रही है। वहाँ पे देख रही है कि कैट आई तो कैट बोलना शुरू की। अब उसने देखा कि उसका बॉटल उठाया गया और बॉटल उठा के कटोरी में दूध डाला गया और दूध डाल के उसको दे दिया गया। तो दूध ये बोल नहीं सकती है, कैट कई बार सुनने के बाद इसने बोलना शुरू किया, दूध इसको बोलने आ नहीं रहा। तो ये जैसे दूध पीने के बाद कई बार होता है कि बच्चे फेंकते हैं दूध, तो करके ऐसा ये होता है। अब उसने वो इशारा समझ लिया कि ऐसे बोलेंगे तो हो सकता है इन लोग समझ जाए। तो उसने एक दिन ऐसे ही, क्या हुआ, 2-4-5 दिन, 7 दिन, 10 दिन नोटिस करने के बाद एक दिन ऐसे ही बोला कैट, मतलब कि कैट को बुलाओ और फू फू उसको दो कि वो दूध पिएगी, ये उसको देखेगी। अब इसके लिए कहाँ स्पीच थेरेपी की ज़रूरत थी उस बच्चे की। इस बच्चे में मैंने कहा कि अभी 13 महीने की वो बच्ची हो गई और 13 महीने में उसका स्क्रीन टाइम मुश्किल से 13 सेकंड भी नहीं हुआ होगा। उसको स्क्रीन से दूर बिल्कुल रखा जाता है। ऐसे ही मतलब कि इंसिडेंटली, एक्सीडेंटली अगर उधर से गुजरी, टीवी चल रहा है या फिर वो, बस उतना। इसके अलावा उसको टीवी या स्क्रीन नहीं दिया जाता। दिन भर उसको घर के लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ कुछ खेलने, अपने से गेम प्ले बना बना के उसको खिलाते रहते हैं, खुश रहती, हंसती। तो प्रैक्टिकलिटी में जी रही है वो बच्ची, तो उसको सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर नहीं हुआ, उसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, न्यूरो डेवलपमेंटल डिले नहीं होगा, फिजिकल माइलस्टोन बिल्कुल सही जा रहा, न्यूरोलॉजिकल माइलस्टोन सही जा रहा। इसलिए उसने एक इंसिडेंट, वो कैट से लेकर उसने दूध को, दोनों बात को जोड़ा और वहाँ से उसने वर्बली वो एक्सप्रेस कर रही है कि कैट, मतलब कि यहाँ वो बात भी है, इशारा भी है और वो पूरा इंसिडेंट को उसने समझा दिया। ये है रिसेप्टिव लैंग्वेज प्लस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो रिसेप्टिव लैंग्वेज क्या होता है कि प्रॉपर बॉडी अवेयरनेस हो, सोशल अवेयरनेस हो, जॉइंट अटेंशन हो। तो फिर क्या करता है बच्चा कि किसी भी इंसिडेंट को एक्सप्रेस करना चाहता है, वो चीज़ों को समझ के एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये होता है हमारा रिसेप्टिव लैंग्वेज और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक आध वर्ड्स में काम चला लिया बच्चा, और उसकी एज अभी है भी नहीं कि वो वर्बल कम्युनिकेशन करे, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज पे आए। लेकिन इतने से आप समझ सकते हैं कि 13 महीने में ऐसा है, तो मतलब कि उसका माइलस्टोन बिल्कुल सही जा रहा है। तो ये चीज़ आपके बच्चे में मिस हुई, तो फिर से उसी इंसिडेंट को री-एजुकेट करना है। री-एजुकेट, रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस री-एजुकेशन का ही प्रोसेस होता है। इसलिए बार बार समझाते हैं कि आप बिना जाने समझे किसी का भी वीडियो देख के कुछ भी नहीं करने लगिए, ये इसलिए समझाते हैं। दूसरे स्टेप में हमने कहा था कि बच्चा समझता है लेकिन बोलता नहीं है। तो समझता है, बोलता नहीं है, तो मतलब ये है कि हो सकता है कि वो रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलप कर गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में 1-2 वर्ड्स वो बोले। जैसा कि बहुत सारे बच्चे हैं हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे जो लोग जुड़े हैं, उनमें जैसे एक हैं बंगाल से, अभी जैसा मैंने बताया कि वो बच्चा ऑटिस्टिक बच्चा था, वो 90% तक इम्प्रूव कर गया। उसी तरह का है कि एक दिल्ली से डॉक्टर साहब हैं, उनका बच्चा है, वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ गई, वर्बल कम्युनिकेशन में कुछ कुछ चीज़ें वो आ गई उसके, लेकिन पूरा एक्सप्रेसिव लैंग्वेज अभी नहीं आया। तो इस केस में क्या होता है कि आपको अब चूंकि उसमें बॉडी अवेयरनेस पे वर्क नहीं करना है, उसके आसपास की चीज़ें उसको बस सिखानी है। जितने वर्ड्स उसके दिमाग में आते जाएंगे, जितना वर्ड वो सीखते जाएगा, सब बातों को धीरे 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 जोड़ के फिर वो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की तरफ बढ़ता जाएगा। तो उसके लिए ब्लोइंग ब्रीदिंग से लेकर
टंग एक्सरसाइजेज से लेकर टंग ट्विस्टर्स एक्सरसाइजेज और टंग ट्विस्टर वर्ड्स बच्चों से बुलवाए जाते हैं। इसके साथ साथ बच्चे का हमेशा मतलब कि हम लोग ध्यान रखें कि उसको कुछ चीज़ें सिखाते रहें क्रिएटिव माध्यम से, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट के माध्यम से। तो इस केस में स्पेशल एजुकेशन वोकल ट्रेनिंग के लिए हमारा, जैसे ये हमारा वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड तक का स्टिमुलेशन किया जाता है, ओरोमोटर स्टिमुलेशन होता है, वोकल कॉर्ड स्टिमुलेशन होता है, ब्लोइंग ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेज होती हैं। इसके अलावा डेली उसका स्पीच प्रैक्टिस कराया जाता है, उसका सेशन होता है। तो ये करने से बच्चा धीरे धीरे एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की तरफ जाता है। तो इस केस में सिर्फ स्पीच पे डिपेंडेंट हो जाना चाहिए बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना चाहिए। स्पीच थेरेपी किसी ऑडियोलॉजिस्ट के गाइडेंस में करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। वो सर्टिफिकेट होल्डर और गूगल थेरेपिस्ट और यूट्यूब थेरेपिस्ट लोग के संपर्क में नहीं पड़ना चाहिए, और ऑनलाइन स्पीच के चक्कर में मेरे हिसाब से नहीं पड़ना चाहिए। बाकी वो आपको अपना देखना चाहिए क्या करना है, और आपको जाना चाहिए फिजिकली कहीं, अपने आसपास कोई ऑडियोलॉजिस्ट हैं उनके गाइडेंस में अगर स्पीच थेरेपी होगी तो ये इस केस में हेल्पफुल होगी। तीसरे पॉइंट में हमने कहा कि बच्चा समझता भी नहीं है लेकिन बोलता है, दिन भर कुछ ना कुछ बोलते रहता है। तो दिन भर कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रह रहा है, यूजलेस बातें बोल रहा है, तब तो समझ लीजिए कि वर्बल स्टिमिंग है। वर्बल स्टिमिंग में सेल्फ लाफ होता है, सेल्फ टॉक होता है, तो वो तो वर्बल स्टिमिंग है। तो वो तो एक तरह का स्टिमिंग बिहेवियर है, स्टिमिंग इशू है। एक प्रॉब्लम तो ये हो गई। दूसरी चीज़ हमने इकोलेलिया जैसा एक टर्म यूज किया। तो इकोलेलिया में दो तरह का इकोलेलिया होता है। एक तो होता है कि इमीडिएट इकोलेलिया, एक होता है डिलेड इकोलेलिया। इमीडिएट इकोलेलिया में क्या, व्हाट इज़ योर नेम, तो बच्चा कहेगा व्हाट इज़ योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। उसके बाद आपने मान लिया हाउ ओल्ड आर यू और आपने छींक दिया या खांस दिया तो वो भी छींकने या खांसने की एक्टिंग करेगा। ये इमीडिएट इकोलेलिया। डिलेड इकोलेलिया में क्या होगा कि कई दिनों की घटनाएं याद रखेगा और फिर 5-7 दिन बाद वो सारी बातें जोड़ के रखेगा। जैसे कि हमने वो, और क्या होगा रेस्पेक्टिवली वो सारी बातें आएंगी। जैसे हमने कहा कि व्हाट इज़ योर नेम, उसने सुना, हाउ ओल्ड आर यू, उसके बाद वेयर डू यू लिव, 3 टर्म हमने यूज किया। वो आज से 7 दिन बाद ऐसे ही बैठा रहेगा, कहेगा व्हाट इज़ योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, वेयर डू यू लिव, ऐसा। ये डिलेड इकोलेलिया। और इसके बाद अब इसी में एक टर्म यूज किया जाता है मिटिगेटेड इकोलेलिया। तो क्या होता है कि मिटिगेटेड इकोलेलिया में पूरा सेंटेंस बोलेंगे आप ना, उसमें से बच्चा एक बात पकड़ लेगा। जैसे कि आप कहेंगे कि पानी पीना है तो बच्चा कहेगा पानी, चॉकलेट खाना है तो बच्चा कह दिएगा चॉकलेट। ये मिटिगेटेड इकोलेलिया होता है। तो मिटिगेटेड इकोलेलिया तो एक तरह का स्पीच डेवलपमेंट का पैटर्न है, लेकिन ये जो इमीडिएट और डिलेड इकोलेलिया ये दोनों प्रॉब्लमेटिक हैं। और ये इसलिए डेवलप करती हैं कि जब बच्चे में समझदारी नहीं थी ना, तब आपने स्पीच थेरेपी करा दिया, या फिर मैक्सिमम लोग स्पीच थेरेपी नहीं भी कराए तो मैक्सिमम पेरेंट्स क्या करते हैं कि खुद से बुलवाने का कोशिश करने लगते हैं, ज़बरदस्ती पकड़ के बच्चे को बुलवाते रहते हैं। ज़्यादातर ग्रैंड पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि छोड़ो तुम लोग से नहीं होगा, हम इसको बुलवा देंगे, और ज़बरदस्ती कर करके उसको ये करके। और फिर हमारे पास एक बच्चा आता था, आदि नाम का था। वो आज से 2-2.5 साल पहले की बात होगी। उसके फादर ने फादर तो कुछ ज़्यादा उनके पास समय नहीं था, उसके मदर ने ज़्यादातर खींच खाच के कैसे भी ज़बरदस्ती कर करके और उसको बुलवाना ये कर दिया। अब हर बात में वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, बोलेगा लेकिन चिड़चिड़ा हो जाएगा और वही बात को रिपीट करेगा। तो और जितने लोग उनके साथ वाले थे वो रेगुलर आते थे, उन लोग आना बंद कर चुका था हमारे यहाँ। तो वो कहते थे कि उसमें तो स्पीच डेवलप कर गया सर। हमने कहा कि किसी दिन जाके आप मिलिए और जाके सामने बात करके देखिए कि कुछ मीनिंगफुल बात भी बोलता है कि मीनिंगलेस ही बोले जा रहा है। तो फिर कुछ लोग गए, उसमें से पेरेंट्स खाली समय में मिलने के लिए एक दूसरे से जाते हैं, फिर उन्होंने बताया कि वो सारी बातें मीनिंगलेस बोल रहा है। तो इसलिए हम समझाते हैं कि जब नीड जैसी हो उसके अकॉर्डिंग थेरेपी करेंगे तो बच्चे में डेवलपमेंट होगी, और नहीं तो बच्चे में क्या होगा कि प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। तो इस बात को लोगों के दिमाग में जुनून सवार रहता है कि जल्दी से मेरा बच्चा बोल ले, समझ नहीं रहा फिर भी। तो उन लोगों के लिए हमने एक एग्जाम्पल दिया था, कई वीडियो में समझाया था, स्पीच वाले वीडियो में, इसमें भी बता रहे हैं
कि आप एक गूंगा आदमी लीजिए और एक पागल आदमी लीजिए, अब दोनों को कंपेयर कीजिए। एक गूंगा आदमी है जो कि साइन लैंग्वेज में सारी बातें, अगर उसको किराने दुकान में जाएगा, उसको चीनी चाहिए तो चीनी के बोरे की तरफ इशारा करेगा कि उसमें से दे दो, कितना चाहिए, 1 kg या 2 kg, इशारा कर दिया, सामने वाला समझ लिया, वो अपना सामान लेके अपने घर चला गया। वो अपनी नौकरी कर रहा है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, सोसाइटी में एक उसका मान सम्मान है, लोगों के बीच उठना बैठना है, सोशल इंटरेक्शन सही है, दिमाग उसका दुरुस्त काम कर रहा है, सब चीज़ें सही, सिर्फ बोल नहीं रहा, हमारी तरह वो वर्बल नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात। एक पागल आदमी दिन भर बोल रहा, वर्बल है, वो गाली दे रहा, उसका गाली का मतलब समझ में आएगा, लेकिन मीनिंगलेस बातें, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर की बात, उल्टा पुल्टा कुछो कुछो जोड़ के वो करते रहेगा। तो दोनों में अब बेहतर कौन, अब आप खुद समझिए कि दोनों में बेहतर कौन है, वो जो दिन भर बचर 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 कुछ बोल रहा है लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका, या फिर जो कुछ नहीं बोल रहा लेकिन सारी चीज़ें समझा रहा। मतलब ये है कि वो जो गूंगा आदमी है उसमें पूरी तरह से माइलस्टोन सारे डेवलप हुए हैं, किसी तरह से वोकल कॉर्ड उसका प्रॉपरली एक्टिव नहीं हो पाया, वो बोल नहीं पाता है, लेकिन इशारे से सारी चीज़ें समझा ले रहा है, उसकी लाइफ साउंड लाइफ चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पागल आदमी, उसका वोकल कॉर्ड सारा कुछ ये इधर से खाली है, तो फिर उसको सारे लोग भगाएंगे, उसको मारेंगे, गाली देते रहते हैं, समाज से उपेक्षित होता है। उसी तरह से अगर आपका बच्चा समझता नहीं है और अननेसेसरी कुछ बोलता है तो वो हमेशा अपने ग्रुप में उपेक्षित ही रहेगा, कोई बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, किसी बच्चे के पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो छुआछूत की बीमारी की तरह समझेंगे, अपने से जुड़ने नहीं देंगे। बहुत सारे लोग कंप्लेन लेके आते हैं कि मतलब सोसाइटी में हमारे कोई भी बच्चे के साथ नहीं आने देता, अपने बच्चे के साथ हमारे बच्चे का संपर्क नहीं करने देता। तो ये समझ के आप वहाँ इमोशनल होने और स्ट्रेस में आने से अच्छा है कि यही सही समय पे समझ लें। और नीड बेस्ड थेरेपी बच्चे के लिए ज़रूरी होती है, उसके लिए प्रॉपर असेसमेंट डायग्नोसिस ज़रूरी होता है, तभी आप अपने बच्चे को ठीक कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, नहीं तो आपका बच्चा ठीक नहीं होगा, मैनेज नहीं होगा और लाइफ लॉन्ग आप प्रॉब्लम लेके भागते दौड़ते रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि समझदार बनिए, जागरूक बनिए, और YouTube पे जितने लोग हैं, किसी से आप जुड़ते हैं तो उनका सत्यापन करके तब जुड़िए, ऐसे नहीं जुड़िए। धन्यवाद।